तो चलिए बच्चों, आज मैं फिर से ले आया हूं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे 10 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो उस पे हम बात करते हैं। अभी तक मैंने ढेर सारा क्वेश्चन करवा दिया है। मैं अभी तक आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शंस के बारे में बता रहा था। आज मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या बन सकते हैं, मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए तो चलते हैं, एक एक करके बात करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। आइए सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, विच कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट द फैमिली प्लानिंग, है ना। सबसे पहला देश कौन सा था जो फैमिली प्लानिंग के बारे में सबसे पहला बार प्लान किया था? वो इंडिया ही था। लगभग 1951 में किया था, है ना। तो ये आप याद रख सकते हैं। 1951 में कौन सा देश था? इंडिया, जो अभी तक कंट्रोल में नहीं है। आइए देखिए यहाँ पे, इंप्रूव्ड द प्रोग्राम। अब आपको पता है कि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों जरूरी होता है, मैंने आपको बताया भी था। वैसे आपको अगर अच्छे से डिटेल में देखना है तो मैंने इसका पर्सनली अच्छे से वीडियो बनाकर डाल दिया है, यूट्यूब पर है, आप देख सकते हो वहां से, है ना। चलिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्रैश कोर्स करके चैप्टर है, समझ रहे बात हो कि नहीं। मैंने उसमें डाला है, क्रैश कोर्स जब चल रहा था उस वक्त उसी में उस वीडियो में मैंने डाल रखा है, आप वहां से भी देख सकते हैं अच्छे से। देखिए, मैंने कहा था कि हेल्थी पर्सन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम उसको कहते हैं जिसमें फिजिकली इमोशनली, है ना। मैंने कुछ ऐसा चीज बताया था, PSAB, है ना, फिजिकली, इमोशनली, सोशली एस्पेक्टेड बिहेवियरल होना चाहिए। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ के नाम से जानते हैं ना। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ ही हम उसी को कहते हैं। और समाज में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर इतना अभी के समय में क्यों ज्यादा देखरेख किया जा रहा है, उसका कई कारण है। मान लीजिए अगर कोई फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ ही अगर नहीं रहती है तो उससे कारण हो सकता है कि बच्चे जो जन्म लेंगे वो भी क्या हो जाएगा? अनहेल्थी हो जाएगा। तो उससे बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, इस वजह से जरूरी है ये चीज। अब देखिए यहाँ पे, इंप्रूव द प्रोग्राम कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्शंस रिलेटेड एरिया आर करेंटली इन ऑपरेशंस अंडर द, है ना, पॉपुलर नेम, है ना। कह रहा है क्या कि इस सब चीजों के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था। उस प्रोग्राम का नाम क्या था, है ना? अच्छा, उसका नाम था RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, चलाया गया था। अच्छा, इसमें 3 तरह के चीजें थे। लोगों को समझाने के लिए ऑडियो विजुअल के माध्यम से भी लोगों को समझाया जा रहा था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों जरूरी है, इसे हमें बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो ये कहते हैं ऑडियो विजुअल, लोगों को बोलकर समझाया जाता था। दूसरा नंबर पे, बहुत सारे सरकारी जो व्यवस्था थे, गवर्नमेंटल, है ना, NGO, कुछ NGO लोग भी, यानी कि नॉन गवर्नमेंटल भी, गैर जो सरकारी थे ना, वो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर लोगों को समझाने की कोशिश किया करते थे। और गवर्नमेंट तो इसको बताने की कोशिश किया ही करते थे, न्यूज के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, और भी बहुत सारे माध्यम थे। आपको भी पता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर, है ना, यानी कि एड्स जो दिवस होता है मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है ना। तो इसमें कुछ इसी सब चीजों को लेकर बताया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है कि हमें किस तरह से बचाव करना चाहिए, किस तरह से प्रोटेक्शंस करना चाहिए। ये सारी जानकारी कहीं ना कहीं दी जाती है। चलिए अब हम यहाँ पे, चलिए, मैं देख रहा था माइक चालू है। देखिए, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, आप ये चीज देख सकते हैं, है ना। मैंने इसका फुल फॉर्म भी लिख दिया है, RCH जिसको कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे, एमनियोसेंटेसिस इज बैनेड ड्यू टू, है ना। एमनियोसेंटेसिस को क्यों बैन कर दिया गया? उसका कई के कारण है। क्योंकि उससे क्या पता किया जाता था? सेक्स डिटर्मिनेशन, है ना, जो कि कहीं ना कहीं चीजें ठीक नहीं थी। उस कंडीशन में क्या होता था, मान लीजिए कि अगर आपने सुना भी होगा कि भ्रूण हत्या, है ना। अब आप देखते हैं कि जितने भी टिकट वगैरह लेंगे तो उसमें बहुत सारा स्लोगन लिखा रहता है, आप उस पर ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो उस समय क्या हो रहा था, ये सब चीज ना, सेक्स डिटर्मिनेशन को लेकर, क्योंकि एमनियोसेंटेसिस से पता चल जा रहा था कि मेल की फीमेल, तो उस वजह से थोड़ा सा रेशियो ना अपने देश में गड़बड़ होने लगा था, है ना। तो इसलिए इस पे ना बैन लगा दिया गया, है ना। चलिए, बैन लगा दिया गया, सेक्स डिटर्मिनेशन पे बैनेट कर दिया गया। या देखिए, सेंट्रल, देख रहे हैं यहाँ पे, ये याद रखिए, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम CDRI कहते हैं, है ना, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट साइंटिस्ट डेवलपिंग अ न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल। अच्छा, ये CDRI जो था ना, वो कहाँ था? लखनऊ में था, है ना। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि जगह की बातें हैं तो लखनऊ लिख सकते हैं, लखनऊ, है ना। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, लखनऊ में ये CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट को खोला गया था। और वहां पे जो सबसे पहला ओरल पिल्स बनाया गया था, उसका नाम था गर्भ निरोधक गोलियां, है ना, टेबलेट। ओरल का मतलब क्या होता है? माउथ के द्वारा खाया जाता है, फीमेल के लिए बनाया गया था। उसका नाम था सहेली, जो
एक सप्ताह वाली थी, है ना, 1 वीक खाया जाता था, है ना। इससे क्या होता था, प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहता था, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता था। अब देखिए यहाँ पे पीरियोडिक एब्स्टेंसी, कपल्स अवॉइड द कोइटस फ्रॉम, है ना। कह रहा है कि कौन सा अगर नेचुरल विधि का यूज किया जाए उसमें हम कपल्स लोग अवॉइड कर सकते हैं किस दिन को, मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10 से 17 डेज, है ना, ये रिस्की पीरियड होता है। अब देखिए यहाँ पे लैक्टेशनल एमिनोरिया इज इफेक्टिव ओनली अप टू, देखिए यहाँ पे ओनली अप टू, है ना, मैक्सिमम पीरियड्स, है ना। कह रहा है क्या, लैक्टेशनल एमिनोरिया का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि कोई फीमेल है, फीमेल में बच्चे जन्म देने के बाद क्या होता है, बच्चे को फीड कराने होते हैं मिल्क, है ना। तो मिल्क जब तक वो पिलाती रहती है तो उस तरह की जो अवधि होती है उसको लैक्टेशनल कहते हैं ना। तो लगभग फीमेल में 6 मंथ तक वो पिलाती है मिल्क बच्चे को, तो उस वक्त वो कहने का मतलब उसमें एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा, है ना। तो यहाँ भी नेचुरली तरीका से कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी रुक जाती है यहाँ पे, है ना। तो 6 मंथ तक आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए लैक्टेशनल में इफेक्टिव ओनली मैक्सिमम पीरियड, कब तक ये इफेक्टिव रहता है, कम से कम ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ। वैसे अगर बात करें तो 4 मंथ ही पर्सनली ज्यादा इफेक्टिव होती है। यहां देखिए निरोध इज द पॉपुलर ब्रांड ऑफ, है ना। कह रहा है कि निरोध ये क्या, एक प्रकार का गर्भ निरोध है ना। वो कौन सा ब्रांड है, जिसका नाम है कॉन्डोम, है ना, फॉर अ फीमेल, है ना। एक मिनट, मेल होना चाहिए, धोखा हो गया लिखने में, है ना, मेल। वैसे दोनों आता है, मेल फीमेल दोनों आता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्डोम फॉर अ मेल, है ना। चलिए आइए, विच कॉन्ट्रासेप्टिव, आप याद रख सकते हैं, ये सारा चीज सब काम का चीज है। विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आल्सो प्रिवेंट फ्रॉम द एसटीडी, कह रहा है क्या, एसटीडी एंड एड्स, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से रोकने के लिए हमें किस तरह के गर्भ निरोधक का यूज करना चाहिए, है ना। वो कह रहा है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन सा प्रिवेंशन के लिए है, तो कॉन्डोम वगैरह हो गया, मेल और फीमेल दोनों का आता है। चलिए मैच द कॉलम। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने लिखा नन मेडिकेटेड आईयूडीएस, आईयूडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, है ना। जो गर्भाशय के अंदर में लगाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस कहते हैं। नन मेडिकेटेड होता है, कॉपर रिलीजिंग होता है ना। कॉपर रिलीजिंग के बाद हार्मोनल रिलीजिंग होता है, तो सबका मैं यहाँ पे जिक्र किया गया है। अब देखिए नन मेडिकेटेड, नन मेडिकेटेड में आप याद करो क्या था, लिप लूप था, याद आया, है ना, लिप लूप, लिप लूप था, है ना, ये लगाने वाला था लिप लूप, है ना, फीमेल वगैरह की थी। नन मेडिकेटेड आईयूडीएस हो गया। चलिए उसके बाद आइए यहाँ पे हम बात करते हैं नन मेडिकेटेड के लिए कौन सा आ जाएगा, नन, ये नन लिप लूप का काम क्या था भाई, लिप लूप का काम था, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं फैगोसाइटोसिस, ये क्या करता था कि स्पर्म को क्या कर जाता, फैगोसाइटोसिस खत्म कर देता था, समझ रहे बात, खा जाता था, इसी को कहते हैं फाइगोसाइटोसिस। तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कॉपर रिलीजिंग, कॉपर रिलीजिंग का उदाहरण तो आपको पता है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे मैं साइड में सब कुछ लिख देता हूं। देखिए नन मेडिकेटेड, नन मेडिकेटेड में हो गया लिप लूप, लिप लूप, लिप लूप, लूप, उसके बाद हो गया कॉपर, कॉपर रिलीजिंग, रिलीजिंग, है ना। कॉपर रिलीजिंग में कौन आ जाएगा, CuT, कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलॉइड, मल्टीलॉइड, मल्टीलॉइड 375, है ना, 375, तो याद रखिएगा कॉपर रिलीजिंग है ना। उसके बाद हार्मोनल, हार्मोनल आपको पता होना ही चाहिए, है ना। हार्मोनल में आ जाएगा आपका मैं ऊपर लिख देता हूं, थोड़ा जगह कम है, हार्मोनल, हार्मोनल आप लोग अपना लिख लेंगे, मेडिकेटेड। चलिए हार्मोनल में आ जाएगा आपको प्रोजेस्टेरोन, है ना, प्रोजेस्टेरोन और LNG20, LNG20 फुल फॉर्म तो पता ही है, लेवेनोगैस्टर्स 20, है ना, पोजीशन है 20। तो ये सारा चीज और भी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है ना, तो मैंने कहा ना क्रैश कोर्स के वीडियो में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ करके चैप्टर है, वहां पे मैंने एकदम बढ़िया से समझा रखा है, आप जाके वहां से देख सकते हैं, मैंने सारा बात बता रखा है अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, अब आपको तीनों समझ में आ गया। अब चेक करते हैं नॉन मेडिकेटेड। भाई ये नॉन मेडिकेटेड होता है, वो क्या करता है, फाइगोसाइटोसिस करता है स्पर्म का। कॉपर रिलीजिंग क्या करेगा, कॉपर रिलीजिंग का काम होगा ये स्पर्म की मोटिलिटी को ना सप्रेस कर देगा। देखिए यहाँ पे B का 4 है ना, A का 5 B का 4, ये क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा, स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देगा। समझ रहे बात हो ना, यानी कि पहले स्पर्म तेजी से जा रहा था, कॉपर टी लग गया, कॉपर 7 लग गया, तो उसके कारण क्या है ना, उसमें फंसकर रुक जाता है, समझ, उसकी स्पीड को क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है, सप्रेस का मतलब कम कर देना। हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडीएस, या हार्मोनल रिलीजिंग का काम क्या है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए इसका काम हो जाएगा यूट्रस सुटेबल फॉर द, नहीं,
हार्मोनल रिलीजिंग, है ना। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, सी का एक, ये हो गया यूट्रस अनस्टेबल इम्प्लांटेशन, सही बात है। हार्मोनल रिलीजिंग जो आईयूडी से लगाते हैं तो वो क्या करता है, इम्प्लांटेशन नहीं होने देता है, समझ रहे बात हो ना, रोकने का काम करता है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, यूट्रस अनसुटेबल्स फॉर द इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के लिए, प्रत्यारोपण के लिए सुटेबल होता ही नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन पिल, प्रोजेस्टेरॉन पिल का काम क्या है, आप देख सकते हैं, इनहिबिट द ओव्यूलेशन। भाई ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, इनहिबिट करने का काम करेगा, आपको पहले से भी पता होना चाहिए। ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी का क्या काम है, आप जानवे करते हैं। ट्यूबेक्टोमी है ना सर, किसमें होता है, मेल या फीमेल में होता है, फीमेल में होता है ना। और वास्कोटोमी किसमें होता है, मेल में होता है। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए कहीं पर दिया, कटिंग द फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब को कट करना ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। और कटिंग द, यहां देखिए वास्ट डिफरेंस। तो ये सारा चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि किसका काम क्या है, ठीक है ना, एक एक चीज आपको याद रखना है। सुनिए ध्यान से, मैंने क्या कहा, नॉन मेडिकेटेड का काम है, ये क्या करता है, फाइगोसाइटोसिस कर देता है स्पर्म का, ठीक है। दूसरा नंबर पे कॉपर रिलीजिंग है, कॉपर रिलीजिंग का काम क्या होता है, कॉपर सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी, समझ रहे हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को धीमी कर देता है। जो तेजीपन होता है, तेजी में जाता है ना, तो वहां पे फंसकर धीमी हो जाता है। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद हार्मोनल रिलीजिंग है। भाई ये क्या करता है, गर्भाशय में जो जहां पे प्रत्यारोपण होता है ना, वहां पे उस एरिया को क्या कर देता है, उतना सुटेबल नहीं बना पाता है, समझ रहे बात हो ना। वहां पे क्या करेगा, केमिकल्स वगैरह भेज देगा, तो वहां पे क्या होगा, अपने से प्रत्यारोपित नहीं हो पाएगा इस हार्मोन की वजह से, समझ रहे बात हो कि नहीं। क्या है कि इंडोमेट्रियम लेयर को तोड़ना स्टार्ट कर देता है, इस वजह से ऐसा होता है। ट्यूबेक्टोमी तो समझिए रहे हैं, वास्कोटोमी भी समझ रहे हैं, ट्यूबेक्टोमी फीमेल में और वास्कोटोमी मेल में, तो ये सारी बातें आपको आनी ही चाहिए। चलिए अब एक चीज और यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी, कह रहा है क्या कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल, फीमेल के लिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन है, आईयूडीएस है ना, इंट्रायूट्राइन डिवाइस एंड प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन कंबाइनेड पिल है ना, कॉम्बिनेशन पिल, ये सारे के सारे गोटी दवाई है, सारा चीज लगाने वाला है। तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं, आइडियल माना जाता है। तो ये सारे चीज आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए एक मेथड और हम बात करेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज फॉर द एस्ट्रलाइजेशन, ये क्या होता है, चलिए जरा सा हम मिटाकर आपको बता देते हैं। चलिए यहां तक आप लोग क्या कीजिएगा, अपना लिख लीजिएगा। चलिए अब हम बात करने वाले हैं 2-3 लाइन और, देखिए यहां पे कॉन्ट्रासेप्टिव, विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आर यूज फॉर स्टेरलाइजेशन, पता है क्या हो जाएगा स्टेरलाइजेशन में, यहां पे सर्जिकल मेथड किया जाता है। स्टेरलाइजेशन जहां भी शब्द आ जाए ना, तो आप क्या समझ जाना, सर्जिकल मेथड्स यूज किया जाता है, सर्जरी किया जाता है, चीरा लगाया जाता है, सर्जिकल मेथड हो जाएगा, है ना। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा पॉपुलेशंस पे बात कर लेते हैं। आपको पता है कि अपने देश में, जैसे मैं कि मैंने कहा कि फैमिली प्लानिंग स्टार्ट हुआ था कितना में, 1951 में। लेकिन अगर आप वर्ल्ड वाइड बात करेंगे ना, तो वर्ल्ड वाइड से लेके इंडिया का बात कर लिए, अभी तक पॉपुलेशन कहीं का रुका नहीं है, तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। चलिए हम थोड़ा सा पॉपुलेशन पे बात कर ही लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप वर्ल्ड वाइज बात करेंगे, वर्ल्ड वाइज है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि लगभग 1900 के करीब में जो पॉपुलेशन था वो लगभग 2 बिलियंस के करीब में था वर्ल्ड में, बिलियंस। उसके बाद 2000 के करीब में आया, 2021 में लगभग 6 बिलियन हो गया। आप सोचिए कितना तेजी से बढ़ गया, समझ रहे बात तो कि नहीं, सीधा बढ़ गया। देखिए यहाँ पे इतना तेजी से बढ़ते जा रहा है। और अगर आप बात कीजिएगा इंडिया की, अगर इसी में बात कर लीजिएगा, उसके बाद देखिए इंडिया की अगर आप बात करते हैं, इंडिया का धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया, कमा नहीं। इंडिया की अगर बात कीजिएगा तो इंडिया में भी कहने का मतलब शुरुआत में लगभग, है ना, अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, आफ्टर इंडिपेंडेंस है स्वतंत्र, बिफोर बोलिए, आफ्टर नहीं, चलिए आफ्टर ही ले लिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस है ना, इंडिपेंडेंस उस समय लगभग, आफ्टर नहीं बिफोर, उसके बाद है ना, पहले नहीं आफ्टर ना होगा, बाद ना, चलिए आफ्टर इंडिपेंडेंस है ना, इंडिपेंडेंस, चलिए आप समझ रहे हैं, इंडिपेंडेंस लगभग 350 मिलियन के करीब में था। सोच सकते हैं आप कितना ज्यादा पॉपुलेशन था, है ना। अगर आप बात करेंगे, सुनिए यहां पे देखते चलिए, अगर आप बात करेंगे लगभग 2000 के करीब में, समझा तो कि नहीं, तो इसका डेटा कम नहीं था, इसका डेटा लगभग किसके करीब में हो गया था, 1 बिलियन,
1 बिलियन में घुस गया था। उसके बाद 2000 के करीब में, समझ रहे बात तो कि नहीं, 2000, उसके बाद 2011 में ना इसका लगभग 2 बिलियन के करीब में चला गया था। 2 बिलियन, समझिए बात कितना तेजी से बढ़ रहा है। उसके बाद अगर आप 2024 की बात करेंगे, 2024 की बात करेंगे, समझ रहे बात हो ना, तो लगभग इसका जो डेटा है 4.1 के करीब में चला गया, समझ रहे हैं ना। तो इतना तेजी से ये बढ़ते चला गया, 4.1 बिलियन के करीब में चला गया। तो ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। अच्छा, फुल फॉर्म की बात रह गई, तो फुल फॉर्म तो आप इसमें ध्यान रख ही सकते हैं। क्या क्या ध्यान रख लीजिएगा, CDRI का फुल फॉर्म, चलिए। उसके बाद ART क्या है, PID, समझ रहा बात हो कि नहीं। उसके बाद GIFT, ZIFT, समझ रहे बात हो ना, बहुत सारा फुल फॉर्म है इसका। ZIFT, IVF है ना, IVF हो गया। उसके बाद STD हो गया, STD। उसके बाद हो जाएगा WHO, NGO। देख रहे इसमें फुल फॉर्म थोड़ा सा ज्यादा है, तो सबका फुल फॉर्म आप ध्यान रख सकते हैं। NGO हो गया। उसके बाद PDI है ना, PID, ठीक है, और भी बहुत सारा है, ठीक है। तो ये सब ICSI, ठीक है। ZIFT लिखे हैं, हाँ लिख लिए। चलिए, CRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना। ART क्या था, असिस्ट रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ऐसे कुछ करके था। PID, पेल्विस इंफ्लामेटरी डिजीज वगैरह था। GIFT, गैमेट, GIFT, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर है ना। उसके बाद IVF क्या था, IVF था इन विवो फर्टिलाइजेशन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दोनों आ जाता था, है ना। यानी कि इन विवो का मतलब आउटसाइड फर्टिलाइज होना, और इन विट्रो माने आउटसाइड, और इन विवो का मतलब इनसाइड होता है। चलिए, तो ये बात याद रखिएगा। STD क्या था, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, अभी नया बुक में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन था, है ना। आपको पता है किसी तरह का अगर किसी व्यवस्था से मान लीजिए, किसी तरह से मान लीजिए पूरे देश में अगर कोई खतरनाक बीमारी फैल रहा है, तो इसको देख रेख कौन करता है, मीटिंग कहां पे बैठता है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना। यहाँ पे NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो अभी थोड़ा देर पहले हम बता रहे थे। चलिए, उसके बाद ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होता है। तो ये सारी चीज सब है, ये सारा चीज आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। इसको एक बार आप लिख लो, ठीक है। चलिए आइए देखिए, यहां पे जो मैं थोड़ा सा डेटा की बात कर रहा था, इंडिया में थोड़ा सा ये डेटा थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। लगभग ये 1.2 बिलियन के करीब में गया था, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला ना 1.4 बिलियन हो गया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डेटा ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और लिखा गया है NCERT में कि एवरी 6 पर्सन आर, है ना, इंडियंस। माने अगर आप पूरा डेटा की बात कीजिएगा तो लगभग अगर पूरे काउंट अप कीजिएगा तो जो छठा पीपुल है ना, वो कहाँ का है, इंडियन है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना। तो इंडिया का भी पॉपुलेशन कम नहीं रहा, है ना। आपको पता है कि अभी तो ये प्रथम स्थान ले लिया है जनसंख्या के माध्यम के हिसाब से। चलिए, अब हम बात करते हैं इन विवो और इन विट्रो का। चलिए, सबको मिटा देते हैं। आइए देखिए, अब हम बात करते हैं, देखते चलिए। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें कि कई प्रकार के डिजीज होता है ना, चलिए। STD के अंतर्गत जो डिजीज होता है ना, STD है ना, सेक्सुअल, वैसे मैंने बता रखा है, लेकिन अभी मैं बता देता हूं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, है ना। चलिए, आइए इस पे हम बात करते हैं कौन कौन है। देखिए, याद रखने का तरीका भी मैंने आपको बताया था, खास तौर पे GGGCST है ना, H। चलिए याद रखिए, सीधा सा याद रखिए। G पर क्या था, गोनोरिया है ना, हाँ गोनोरिया था, जा गड़बड़ लिख दिया इंग्लिश में। चलिए, उसके बाद जी क्या था, जेनाइटल हर्पीज था, हर्पीज है ना, हर्पीज। उसके बाद क्या था, जेनाइटल वॉल्ट, मस्सा है ना, वॉल्ट। उसके बाद सी क्या था, चाइलामैडियोसिस था, चाइलामाइड, स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एस फॉर सिफेलिस,
सिफेलिस। T4 ट्राइकोमोनियसिस था, ट्राइकोमोनियसिस है ना, स्पेलिंग वगैरह आप देख लीजिएगा। H क्या था, हेपेटाइटिस बी था, हेपेटाइटिस बी था। अब आइए इसमें से जो ठीक नहीं होने वाला बीमारी कौन कौन था, आप याद रख सकते हैं। ठीक नहीं होने वाला HIV था, HIV जिसको हम लोग एड्स वगैरह कहते थे, एड्स था। उसके बाद HIV के बाद क्या था, याद कीजिए, जेनाइटल हर्पीज था, हर्पीज। उसके बाद एक और था हेपेटाइटिस बी। इट इज नॉट क्यूरेबल, ये जल्दी से ठीक होने वाली बीमारी नहीं थी, है ना। इट इज नॉट क्यूरेबल, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं नॉट क्यूरेबल कौन कौन है। तो ये सारी बातें आप थोड़े से ध्यान रख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा बात हम और कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए ताकि आपको सही रहे, इसको आप अपने अच्छे से लिख लीजिए। चलिए आइए अब हम बात करते हैं। जैसे हम मान लीजिए कि ART की बात कर रहे हैं, है ना, असिस्ट रिप्रोडक्टिव ट्रैक की बात करते हैं ना, ट्रैक है ना, असिस्ट रिप्रोडक्टिव। अच्छा ये दो तरह का होता है, अभी थोड़ा देर पहले वही चीज बताया हम आपको, है ना। क्या होता है, एक इन विवो होता है, इन विट्रो है ना, और एक क्या होता है, इन विवो होता है ना। इन विट्रो में अभी आपको मैंने बताया आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन, किसी का फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन कहा, आउटसाइड द बॉडी, ध्यान रखिएगा इसका फर्टिलाइजेशन कहां होगा, हो फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी है ना। तो ध्यान रखना है आपको, इसमें क्या क्या आ जाएगा इन विट्रो में, ध्यान रख सकते हैं आप, ZIFT आ जाएगा, है ना। उसके बाद IUT आ जाता है, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर वगैरह भी आ जाता है इसमें। अच्छा इसमें ना कई चीज आ जाता है, एक मिनट कैमरा इधर से उधर चला गया, ICSI आ जाता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जिसको कहते हैं हम लोग। उसके बाद आ जाता है ZIFT, GIFT आ जाता है, गिफ्ट, IUT आ जाता है ना। इसका फुल फॉर्म तो आपको पता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन, GIFT गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, IUT इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, और ये जो है ICSI क्या हो जाता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन हो जाता है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए तो मैं इस चैप्टर को अच्छे से कर दिया है ना, क्वेश्चन के माध्यम से आप उसको रिवीजन करें। चलिए धन्यवाद।